अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने आटम 21 का कैश फ्लो का सवाल करना है सगवारो लिमिटेड। ठीक है जी, ये आटम 21 में आया था और ये कितने मार्क्स का आया था बच्चों? 16 मार्क्स का आया था। ठीक हो गया। अब इसमें हमने देखना ये है कि उसने हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसने हमें दी हुई है। इसका मतलब ये है कि बच्चों हम इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करना चाहें डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया कि किस मेथड से करना है, एग्जामिनर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो बच्चों इस सवाल हम दोनों तरीकों से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। पर हम शुरू करते हैं कि हम पहले डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा आंसर आता है। तो बच्चों सबसे पहले अपने फॉर्मूले को फोकस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नाम लिखते हैं जो कंपनी का होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, for the year ended 30 June 2021। ठीक है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक हो गया। और आपको पता है बच्चों सबसे पहले आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, उसके लिए वर्किंग नंबर 1 बनाते हैं। रुपीज इन मिलियन है, यहाँ हम लिखेंगे रुपीज इन मिलियन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्किंग बनानी पड़ेगी जो कि बनेगी डेटर्स की वर्किंग, वर्किंग नंबर 1। और बच्चों में डेटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं 204,177 और सेल्स यहाँ पे नजर आ रही है 757। 204,177 यहाँ पे सेल्स नजर आ रही है कितनी जी? 757। ठीक है, ये हम लिखेंगे। लेकिन बच्चों जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पे डेटा दिए जाएं और उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बात आपने याद रखनी चाहिए से कि बाय डिफॉल्ट ये नेट होते हैं। अब हमने देखना ये है कि क्या इसके साथ प्रोविजन की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए बच्चों सबसे बेहतरीन काम ये है कि सारा सवाल शुरू करने से पहले, वर्किंग शुरू करने से पहले आपने अदर इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको पढ़ लेना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई मसला मसाइल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे बात हुई है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड की, ये जाएगा रिटेन अर्निंग में। और फिर उसके बाद आ रहा है जी 20 मिलियन शेयर वर इशूड, ये जाएगा शेयर कैपिटल में। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद है डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ये बच्चों जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ट्रेड पेबल इंक्लूड अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक हो गई। इसका मतलब बच्चों हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, प्रोविजन की कोई बात नहीं हुई। और अगर बच्चों प्रोविजन की कोई बात नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि नेट भी यही है, ग्रॉस भी यही है, क्योंकि प्रोविजन 0 है, साल के शुरू की भी साल के एंड की भी। तो बच्चों हम सीधा सीधा ये सारी वर्किंग जो हम कर रहे थे कर करा के हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? कैश निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर। आराम से हम 204 प्लस 757 माइनस 177 करेंगे, हमारे पास 784 आंसर आ जाएगा कैश का, 784 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद बच्चों दूसरी जो वर्किंग होती है वो होती है कैश पेड टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 2 होती है। बच्चों जो वर्किंग नंबर 2 है ना,
ये दो बनेगी, एक क्रेडिटर्स की वर्किंग नंबर 2 बनेगी और एक बनेगी हमारी इसकी जी स्टॉक की। ठीक, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखेंगे बच्चों। ब्रॉड डाउन हम क्रेडिटर जो यूज करेंगे 130 और 180। यहाँ पे 130 तो बच्चों यूज करेंगे, लेकिन जो 180 है उसमें गड़बड़ है। जैसे कि उसने सवाल में बताया है, पॉइंट नंबर 6 देखें, ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग ट्रेड पेबल की बात हो रही है कि उसमें 14 मिलियन शामिल है, लेकिन वो ट्रेड पेबल से रिलेटेड नहीं है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। और बच्चों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो साल के एंड पे है, ओपनिंग में तो था ही नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट आपने पड़ी हुई है, मतलब हमने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू की है, वो कंस्ट्रक्शन साल के शुरू में नहीं थी, मिड में कहीं पे शुरू की है, साल के एंड पे 84 मिलियन की बिल्डिंग बन चुकी है, इसमें कुछ पैसे अभी पेंडिंग, अभी हमने पे नहीं किए। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि ये वाली वर्किंग हमने यहाँ पे देखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में जो 180 मिलियन है उसमें 14 मिलियन जो है ना वो ट्रेड पेबल के अलावा बाकी लोगों का शामिल है, वो यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए। बच्चों उसको निकाल देंगे, 180 में से 14 मिलियन माइनस कर देंगे, या तो 166 मिलियन। ठीक हो गया, एक तो ये बात हमें याद रखनी है। और बच्चों पहली दफा ऐसा हुआ है कि आई कैप ने क्वेश्चन में हमें एडवांस टू सप्लायर भी दे दिया है बैलेंस शीट में। एडवांस टू सप्लायर का मतलब क्या है कि हमने जो गुड्स परचेज करनी होती है उसकी हमने एडवांस बुकिंग करवाई हुई है, मतलब हमने एडवांस में पैसे पकड़ाए हुए हैं। ये हमारा एसेट है क्योंकि एसेट साइड पे आ रहा है। तो बच्चों इसका ब्रॉड डाउन कैड डाउन भी इसी अकाउंट में हम लिखेंगे, ट्रेड पेबल के अकाउंट में, लेकिन ये एसेट साइड पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्रॉड डाउन इधर आ जाएगा और ये कैड डाउन इधर आ जाएगा। कितना कितना है, 60 और 78। 60 ओपनिंग है, 78 क्लोजिंग है। यहाँ पे बच्चों परचेजेज आ जाएंगी और यहाँ से कैश निकल आएगा। ये हमारी मेन फिगर ये वाली है। अब परचेजेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है, यहाँ से परचेज निकलाएंगे। ये तो अच्छी तरह से बाबू क्लियर हो जाना चाहिए, इतने सवाल नहीं किए। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक हमें 245 गिवन है और 274 गिवन है। 245 274, ठीक हो गया। और कॉस्ट ऑफ सेल बच्चों गिवन है हमारे पास 485। तो यहां से बच्चों परचेज निकाल सकते हैं, 485 प्लस 274 माइनस 245, 514। वही 514 बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैश निकल आएगा प्लस 130 प्लस 78 माइनस 60 माइनस 166, 496। जी 496 हमारा आ जाता है कैश पेड टू सप्लायर्स। ये हमारी दो वर्किंग होगी, इसको वर्किंग नंबर 3 दे देते हैं। और बच्चों इसके बाद आ जाना है कि अदर एक्सपेंसेस पेड। ये वर्किंग नंबर 4 में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 48, 43। यहाँ पे प्री पेमेंट्स नहीं दी हुई, सिर्फ अक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो बच्चों अक्रूड एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे हम, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, 43 एंड 48। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आ जाएगी और यहाँ से कैश की फिगर आ जाएगी। ये हमारी मेन वर्किंग नंबर 4 हमारी मेन कैलकुलेशन है। ठीक हो गया। अब बच्चों आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिए गए हैं 310 के हैं,
लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन डेफिनेटली शामिल होगी, वो डेप्रिसिएशन शामिल ही होनी चाहिए क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों वो भी हम बना लेते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट वर्किंग नंबर 5, और accumulated depreciation working number 6। accumulated depreciation अलग से दिया हुआ हमें 262 300, operating fixed asset 848 820, और बच्चों यहाँ पे नीचे एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 नहीं पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज्ड ऑफ इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ 75 मिलियन एंड 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट है 75 मिलियन की। बच्चों आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब अलग से दी होती है तो आपका एसेट अकाउंट कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन हो रहा होता है। तो जब यहाँ से हम डिस्पोजल में कोई चीज़ डालेंगे तो वो कॉस्ट के तौर पे ही निकलनी चाहिए, और वो कितनी बनती है जी 75 मिलियन, वो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हमें एक और चीज़ भी समझ आ गई है कि हमें डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेना चाहिए। वर्किंग नंबर 7, यहाँ से कॉस्ट लिखेंगे हम बच्चों 75 मिलियन की, और उसने हमें बताया है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 30 नेट बुक वैल्यू है 35 मिलियन की। तो बच्चों 75 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में आप फार्मूला सोचें, कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वहाँ से हमने आइडिया लगाया है कि हमें डब्ल्यूडीवी भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है, डिफरेंस लेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बच्चों जाएगी कहाँ पे, डिस्पोजल में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे निकलती है 40। ये हम बच्चों यहाँ पे लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40। तो यहाँ से बच्चों बैलेंस शीट फिगर जो निकल आएगी वो डेप्रिसिएशन की निकल आएगी। तो हम निकाल सकते हैं जी 300 जमा 40 माइनस 262 78, ये हमारी डेप्रिसिएशन है। अब बच्चों जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पैसे लिखने हैं जो हमारे सवाल में आ रहे हैं वो है 310। इस 310 में से बच्चों 78 हमने माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के बगैर हमने एक्सपेंसेस लेने होते हैं। तो 310 में से 78 माइनस करेंगे तो 232 आएगा। तो यहां से बच्चों कैश निकल आएगा 232 प्लस 43 माइनस 232 प्लस 43 माइनस 48 227। बच्चों ये यहाँ पे 227 लिख देंगे, और यहाँ हमारे पास यहाँ पे कैश जनरेटिव फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आसान सा काम था। 784 माइनस 496 माइनस 227 61 हमारे पास आते हैं जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको पता है इंटरेस्ट पेड आना है और टैक्स पेड आना है। ये वर्किंग नंबर हो जाएगी यहाँ पे वर्किंग नंबर 8। हमें बच्चों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो देखना है ना वो ये है कि लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ हमें जो रिटेन अर्निंग में जाता है ना वो जाता है लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। ये माइनस होगा, आएगा लॉस आफ्टर इंटरेस्ट या बिफोर टैक्स।
गया। और बच्चों सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस होगा तो टैक्स तो होगा नहीं, तो लॉस बिफोर टैक्स हो या लॉस आफ्टर टैक्स हो, टैक्स तो लगना ही नहीं है, तो वो सेम आंसर आएगा। बच्चों ये वाली फिगर हमें मिल जाएगी रिटेन अर्निंग में से, तो हम इंटरेस्ट निकालने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बच्चों अब हम रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है। रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस है 315, क्लोजिंग है 220। यहाँ पे बच्चों डिविडेंड आ जाएंगे और यहाँ से लॉस भी साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट उस साइड पे आता है लेकिन लॉस इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड की बात हुई थी यहाँ पे कुछ। एसएल डिक्लेयर्ड a final dividend of 10% on 30 September 2020 which was paid in December 2020। डिक्लेयर भी हुआ है, पे भी हुआ है। तो बच्चों रिटेन अर्निंग में डिक्लेयर डिविडेंड जाते हैं, पेड नहीं जाते, पेड जाते हैं डिविडेंड पेएबल वाले अकाउंट। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये 2020 में हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 20 मिलियन शेयर इशूड इन मई 21। यहाँ से बच्चों ये दो लाइनें पढ़ने के बाद हमें आइडिया हुआ है कि डिविडेंड हमने पहले डिक्लेयर किए हैं, शेयर हमने बाद में इशू किए हैं। तो इसका मतलब है डिविडेंड फिर ओपनिंग बैलेंस पे इशू हुए होंगे। 500 का 10% लिया होगा, तो 500 का 10% बनता है 50। डिविडेंड मेरे बनते हैं 50, बाकी जो डिफरेंस होगा वो लॉस का होगा। तो बच्चों वो निकाल लेते हैं 315 माइनस 50 माइनस 220। तो बच्चों लॉस जो मेरा निकलता है ना वो डेबिट साइड पे निकलता है 45 का। तो ये बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस आफ्टर इंटरेस्ट 45 का है। इंटरेस्ट या इस तरह से कर लेते हैं, लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस बिफोर इंटरेस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 21। इंटरेस्ट पता नहीं, लेकिन लॉस आफ्टर इंटरेस्ट जो है वो 45 है। तो सीधी सी बात है बच्चों, फिर लॉ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो बनता है ना वो बनता है 24। ये 24 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है। अब हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट पेड चाहिए। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकला है। इसके बाद बच्चों हम अक्रूड इंटरेस्ट की वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 9। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में उसने बताया था कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के अंदर वो शामिल है 5 मिलियन और 1 मिलियन। तो बच्चों करंट पोर्शन भी हमें अलग-अलग करना पड़ेगा, ब्रॉड डाउन अलग और कैरेड अलग। करंट पोर्शन जो उसने सवाल में हमें दिया है वो गलत है, उसको ठीक करेंगे। करंट पोर्शन जो सवाल में दिया है बच्चों वो 40 है और 43 है। ये लिखेंगे 40 43 और अक्रूड इंटरेस्ट सवाल के शुरू में कितना है 5 और 1। जो 5 यहां से माइनस होना है, सॉरी 1 5 यहां से माइनस होना है और 1 यहां से माइनस होना है। तो करेक्ट पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है वो गलत है, उसको हम ठीक करेंगे। तो जो करेक्ट पोर्शन आ जाएगा 39 और यहाँ पे भी आ जाएगा 38। ठीक हो गया। हमने अक्रूड इंटरेस्ट को अलग कर लिया, उसका हम अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 1 मिलियन और यहाँ पे आ जाएगा 5 मिलियन। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो 24 मिलियन बनता है, वो इधर आ जाएगा। और वो जो कैश पे किया वो यहाँ से निकल आएगा। तो 24 प्लस 1 माइनस 5, 20 का हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो ये वाली फिगर जो है वर्किंग नंबर 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे लिखेंगे 20 का हमने इंटरेस्ट पे किया है। बच्चों टैक्स पेड कोई नहीं है क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है, तो लॉस में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ से हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कैश इनफ्लोज
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज 41। ठीक हो गया जी, ये बच्चों हमारा मेन पॉइंट था। अब हम इंशाल्लाह अगला करेंगे जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें सबसे पहले आएगा बच्चों परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो हम ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है बच्चों। यहाँ से निकल आएगा हमारा कैश, अगर हमने कोई एडिशन किए हैं 820 प्लस 75 माइनस 848 47। ये बच्चों वर्किंग नंबर 5 का हवाला देंगे यहाँ पे, और 47 का सीधा सीधा हमारा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑलरेडी निकल चुका है। अब बच्चों उसके बाद आना प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। वो भी हमने निकाला हुआ क्वेश्चन में पढ़ते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोजल इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ 75 मिलियन 35 मिलियन। और बच्चों गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है 17 मिलियन। अब आपको पता है गेन ऑन डिस्पोजल जो होता है वो हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, गेन इस साइड पे आना है 17 मिलियन। तो बच्चों यहां से कैश निकलना है 75 प्लस 17 माइनस 40 52। बच्चों 52 का गेन तो हमने यहां से निकाला। बच्चों कुछ ड्यूरिंग द ईयर हमने इंश्योरेंस क्लेम वालों से पैसे लिए होंगे। साल के शुरू में हमने उनसे 31 मिलियन के पैसे लेने थे, साल के एंड पे वो पैसे जीरो हो गए हैं, डेफिनेटली वो हमने इंश्योरेंस वालों से कैश में लिए होंगे। तो 31 बच्चों ये प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल बनता है। तो 52 प्लस 31 ये बन जाएगा 83। चेक कर लेते हैं, 52 प्लस 31 83 बनता है। ठीक है जी, ये प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल आ जाएगा। ओके जी, और उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल के बाद हम देखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। जो ब्रॉट डाउन 0 था, कैरी डाउन है 84, और जो पेबल में क्या है वो 14 मिलियन है। जो कैश में पे किया होगा वो यहां से निकल आएगा। ये 14 मिलियन कहां से आया बच्चों? पॉइंट नंबर 6 याद करें, अभी हमने किया है ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब 14 मिलियन का काम किया होगा लेकिन पैसे नहीं दिए होंगे, तो 14 मिलियन हमारा उधार है। तो इसका मतलब 84 मिलियन का काम किया है, 14 मिलियन उधार है, तो फिर कितना कैश पे किया होगा? 70 मिलियन हमने कैश पे किया होगा। ये वर्किंग नंबर बच्चों 10 हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी पेमेंट फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्किंग 10 70 मिलियन। ठीक है जी बच्चों, ये हमारी पेमेंट होने के बाद मेरा ख्याल है कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहां से आंसर निकाल लेंगे 83 माइनस 47 माइनस 70 34। ठीक हो गया। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया जी। अब बच्चों हमारे पास आखिरी एक एक्टिविटी रह गई है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा परचेज
यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, उसके लिए बच्चों हम कर लेंगे वर्किंग नंबर 11। बच्चों अब हमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड डिस्काउंट ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। तो जो सवाल में देखते हैं, ओपनिंग शेयर कैपिटल है 500 का, क्लोजिंग है 700 का। 500 700, अच्छा जी। लेकिन शेयर डिस्काउंट है 40 का और ये माइनस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने शेयर इशू किए होंगे लेकिन 10 रुपए के हिसाब से इशू नहीं किए होंगे, सस्ते इशू किए होंगे, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा होगा। तो डिस्काउंट जो है हमारे शेयर कैपिटल में से माइनस हो रहा है। मतलब अगर हमने महंगा बेचा होता तो शेयर प्रीमियम होता, शेयर प्रीमियम होता तो शेयर कैपिटल में जमा होता। हमने महंगा बेचने के बजाय सस्ता बेचा है, इसलिए शेयर डिस्काउंट आई के अपने सवाल में हमें दिया हुआ 40 का। तो बच्चों जब हम इसको लिखेंगे शेयर डिस्काउंट को, तो उसका कैरी डाउन आएगा अपोजिट साइड पे, क्योंकि उसकी नेचर डेबिट है, तो 40 यहाँ पे आएगा। ये शेयर डिस्काउंट है, ठीक हो गया। तो यहां से बच्चों हमारे पास फिगर आ जाएगी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश कमाया है। 700 माइनस 500 माइनस 40, 160। बच्चों ये इस तरीके से भी हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो बताया गया है क्वेश्चन में कि 20 मिलियन शेयर इशू किए हैं। अब 20 मिलियन शेयर इशू किए हैं इंटू 10 करें ना, तो 200 मिलियन से आपके शेयर कैपिटल में इजाफा होना चाहिए, जो कि इजाफा वाकई हुआ है। 500 से हम कहां पे चले गए, 700 पे। 200 मिलियन का इजाफा हुआ तो है, लेकिन बच्चों 200 मिलियन कैश नहीं मिला हमें। क्यों? क्योंकि हम शेयर डिस्काउंट साल के शुरू में नहीं था, एंड पे है। मतलब हमें वो जो शेयर हमने जो बेचा है वो सस्ता बेचा है, 10 रुपए पे नहीं बेचा हमने, 8 रुपए पे बेचा होगा, ठीक हो गया। तो बच्चों 40 का हमें नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें जो शेयर मिले होंगे वो 20 मिलियन इंटू 8 रुपए के हिसाब से हमें कैश मिला होगा, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिला होगा। तो बहरहाल हमने तो कैश लिखना है कि कितना कैश हमें आया, तो वो बच्चों आया है कितना, 160 मिलियन। अच्छा, अब उसके बाद आता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड हमने रिटेन अर्निंग की वर्किंग में किया होगा, और उसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा दे भी दिया था। वर्किंग नंबर 8, $50 मिलियन बच्चों हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और उसके बाद आएगा जी पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में बच्चों हमें फिर इसका मतलब ये है कि हमें लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नंबर 11 थी। अच्छा, ये वर्किंग नंबर 12 होगी। लॉन्ग टर्म लोन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। बच्चों करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन दोनों एक ही अकाउंट में लिखेंगे। कैश फ्लो में याद रखना है कि लॉन्ग टर्म लोन का अगर करंट और नॉन करंट पोर्शन दिया जाएगा ना, तो आपने एक ही अकाउंट में लिखना, ताकि नेट कैश हमें पता चले। तो बच्चों लॉन्ग टर्म लोन है 210 और 175, 210 175 लिखेंगे बच्चों। और करंट पोर्शन अब हमने ये वाला नहीं लेना, क्योंकि ये गलत है, इसमें ट्रेड पे उसमें एक्रूड इंटरेस्ट शामिल था। हमने लेना दूसरे वाला जो हमने सही किया हुआ, वो हमने यहाँ पे सही किया हुआ, 39 और 38। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 39 ओपनिंग है, 38 क्लोजिंग है। ये करने के बाद हम यहाँ से कैश निकाल सकते हैं। बच्चों 210 जमा 39 माइनस 38 माइनस 175, तो याद देगा 36। ठीक हो गया जी बच्चों। ये यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नंबर 12, 36 का हमने पेमेंट किया लॉन्ग टर्म लोन।
पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ गया बच्चों। अब हम सवाल देख सकते हैं कि कोई चीज रह तो नहीं कि शेयर कैपिटल भी हो गया, शेयर डिस्काउंट भी हो गया, रिटेन अर्निंग भी हो गया, लॉन्ग टर्म लोन भी हो गया, ट्रेड पेबल भी हो गया, अकाउंट इंटरेस्ट भी हो गया, करंट पोर्शन भी हो गया, एडवांस टू सप्लायर भी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, इन्वेंटरीज भी हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, क्यूमुलेटिव भी हो गया, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट भी हो गया। ठीक हो गया जी बच्चों। अब यहाँ से नेट निकाल लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है 160 माइनस 50 माइनस 36 74। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बच्चों कैसे लिखेंगे 41 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है माइनस 34 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है प्लस 74 हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 81। इस 81 में हमने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो सवाल में बच्चों कितना है 112। तो बच्चों क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 81 प्लस 112 193। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आता है। और ये देखिए बच्चों 193 हमारा आंसर मैच कर गया है। तो बच्चों ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट मेथड से किया होगा तो इसी तरीके से करेगा। अब हम अगली वीडियो में इसी सवाल को दोबारा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। होपफुली बच्चों आपको ये सवाल समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।